हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर। और आज इस वीडियो में अपने रिवाइज करने वाले डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, जो कि इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट मी सेट योर एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियर एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अभी तक सारे रिविजन वीडियोज अपने रेगुलरली सारा चैप्टर्स का अपलोड कर रहे हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर प्लेलिस्ट अपने बन चुका है। प्लीज हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सारा का सारा वीडियोज एक साथ मिल जाएगा। रैपिड रिविजन ऑफ इनकम टैक्स विच इज एज अपडेटेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2020, जो कि नवंबर दिसंबर 21 टर्म तक बच्चे देख सकते हैं। आज का चैप्टर होने वाले डिडक्शंस और एक्सपेक्टेशन ये आपसे कि सर इस चैप्टर के बारे में आप जानते हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं है। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, ये वीडियो को बंद कर दीजिए। बट अब जाते जाते अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो का पर्पस है, अगर आप डिडक्शन एक बार पढ़ चुके हो और आपको एक सॉलिड रिविजन चाहिए कि जिससे आपको सारा टॉपिक्स रिकॉल हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम काम का। एग्जाम के पहले जरूर देखना, ताकि डिडक्शंस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम आपको बचने वाला नहीं है। बिकॉज ये रिवीजन इतना सुपर डुपर वे से अपने करने वाले ये सारे चैप्टर्स का कम से कम टाइम में मैक्सिमम इनपुट आपको दिया जा रहा है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है, और टू दी पॉइंट अपने रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर मतलब बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर हेड्स ऑफ इनकम में अदर देन पीजीपीबी सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुका है। रेसिडेंशियल स्टेटस अपलोड हो चुका है, टैक्स रेट्स बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड हो चुका है, अपडेटेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। डिडक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जनरली चैप्टर में स्टूडेंट्स को सेक्शन नंबर याद करने में बहुत दिक्कतें होती है। सेक्शन नंबर के साथ साथ क्या क्या डिडक्शंस क्या क्या चीज पर मिलता है वो याद करने में बहुत दिक्कतें होती है। बिकॉज एग्जामिनेशन में कभी कभार आपको सेक्शन नंबर से भी रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि इस चीज के अंदर में किसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है। तो गाइस डिडक्शन, एज यू ऑल नो, कि यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स, यू हैव टू लर्न द लिमिट्स, यू हैव टू नो ऑन विच डिडक्शन, ऑन विच एक्सपेंस और ऑन विच इनकम यू आर गोइंग टू गेट द डिडक्शन। काफी लंबा चैप्टर है, तो आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, ठीक है। तो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये जो स्टडी नोट्स हमारा रैपिड रिवीजन का इनकम टैक्स का कलरफुल नोट्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको इसको कैसे आप डाउनलोड करना है। यू कैन इजीली डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज गो एंड चेक द स्टेप्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू गो फॉर डाउनलोडिंग द रिवीजन मटेरियल। चलो सर स्टार्ट करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एज यू कैन सी। एक होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, एक होता है इनकम बेस्ड डिडक्शंस, और एक होता है अदर डिडक्शंस। पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस होता है जनरली दोज डिडक्शंस ऑन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट ऑन विच यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन ऑन योर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर। इनकम बेस्ड डिडक्शन होता है कि आपने कुछ इनकम कमाया है, उसके अगेंस्ट में आपको कोई डिडक्शन मिल रहा है, तो वो होता है इनकम बेस्ड डिडक्शन। और अदर डिडक्शंस में केवल एक ही सेक्शन है, एटीयू। इस तरीके से तीन भागों में आपका डिडक्शंस चैप्टर क्लासिफाइड है। तो चलिए सर, सबसे पहले ये तो पूरे चैप्टर का रिवीजन है, ठीक है। ये जब आप मतलब पूरा वीडियो देख लेंगे ना, उसके बाद आप ये पूरा गो थ्रू करेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। एक बार मेरे को इन डेप्थ में जाने दीजिए कि इन डेप्थ में सर एक एक सेक्शन को अपने पकड़ते हैं और उसका रिवीजन करते हैं। इनकम, पेमेंट और डिडक्शन। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज कि डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के लिए डिडक्शंस को अपने जीटीआई में से माइनस करते हैं। कभी भी डिडक्शंस अमाउंट जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके कारण मतलब लॉस नहीं आ सकता। डिडक्शंस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर किस साल आपका जीटीआई कम है, डिडक्शन ज्यादा है, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। चैप्टर 6 से डिडक्शंस आपको तभी अलाउ होगा, वो भी इनकम बेस्ड डिडक्शन, जो टैक्स हॉलीडेज होता है, एटीएबी, एटीआईएसी, एटीआईडी, ठीक है। ये सब डिडक्शंस आपको तभी अलाउ किया जाएगा अगर आप उसे रिटर्न में क्लेम करते हो, ठीक है। अगर आप रिटर्न में क्लेम नहीं करते तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा सर, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक फंडा ऑफ इनकम टैक्स में डिडक्शन। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं एटीसी। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एटीसी, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है एटीसी के बारे में। तो एटीसी का डिडक्शन सबसे पहले मिलता है किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को, जरूरी नहीं हो इंडिया का रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। मैक्सिमम इसका लिमिट है 1,50,000। क्या क्या चीज पे आपको इसका डिडक्शन मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आप अपने लिए पे करते हो, स्पाउस के लिए पे करते हो, चिल्ड्रन के लिए पे करते हो। फिर वो चिल्ड्रन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो, डज नॉट मैटर, तीनों के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। उसके ऊपर टाइम लिमिट्स है कि प्रीमियम कब, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कब इशू किया गया। अगर वो इशू किया गया 1/4/2012 के पहले, तो पॉलिसी वैल्यू का मिनिमम कैपिटल सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 20% वैल्यू और एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। अगर इन पॉलिसी इशू किया गया 1/4/12 के बाद, ठीक है, पॉलिसी इशू किया गया 1/4/12 के बाद, तो दिस लिमिट विल रिड्यूस टू 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। और अगर पॉलिसी इशू किया गया 1/4/13 के बाद, तो फिर 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर विल बी योर डिडक्शन विच यू विल क्लेम अंडर सेक्शन 80C।
ये जो सम अशॉर्ड होगा इसमें जो रिटर्नेबल प्रीमियम होता है या बोनस और कमीशन होता है ये इंक्लूड नहीं होता सर, इसमें ये एक्सक्लूडेड होता है। जिस मिनिमम सम अशॉर्ड पे आप परसेंटेज अप्लाई करते हो फॉर कैलकुलेटिंग डिडक्शन, इसमें आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है। इसी के रिस्पेक्ट में सर, इसी के रिस्पेक्ट में एक इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होकर हमें मिलता है, इसके ऊपर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है 1010D। इसके ऊपर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है 1010D। अगर प्रीमियम पेड इज लेस देन 10%, 15% और 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, तो इसके ऊपर जो पॉलिसी मैच्योर होकर आपके पास आएगा उसमें आपका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिकल रीइंबर्समेंट के ऊपर आपका कोई भी तरीके का क्लेम बनता है तो वहाँ पे ये एग्जाम नहीं होगा सर, वहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके ऊपर टीडीएस का भी सेक्शन लिंक्ड है, जब अपने टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी सेक्शन पे टीडीएस का भी लिंकेज है। जब आपको टीडीएस सेक्शन पढ़ाया जाएगा 194D है, वहाँ पे आपको हम क्लियर करेगा इस पॉलिसी वैल्यू का मेच्योरिटी पे आपको टीडीएस भी कटता है, टीडीएस सेक्शन में क्लियर किया जाएगा। अभी के लिए बस अपना इतना समझो कि एटीसी में आपको इतना डिडक्शन मिलता है सर। इस तरह के इलस्ट्रेशन और सोल्यूशन आप प्लीज घर पर देख लीजिए ना, मैट पूरा आपके लिए फ्री में दिया गया है, आप आराम से उसके यूज करो, इससे पूरा अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करो। कुछ अदर डिडक्शंस भी मिलता है, जैसे अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया, आपका कंट्रीब्यूशन आपने को सैलरी में पढ़ाया गया था, सुपर एन्युएशन फंड को छोड़ के आप अपना प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। प्रीमियम पे कर सकते हो टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर अ डेफर्ड एन्यूटी ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी, ठीक है। एन्यूटी पे प्रीमियम पे करते हो उसका भी आपको एटीसी में मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सम डिडक्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्यूटी, ठीक है। प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो हाउसिंग लोन का फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, तो जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट और स्टैम्प ड्यूटी है उसका भी आपको डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हो उसका भी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा। ट्यूशन फीस अप टू 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम एजुकेशन, ठीक है, इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, फुल टाइम स्टडी इंडिया में होना चाहिए। जो ट्यूशन फीस है अप टू 2 चिल्ड्रन उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एनएससी में आप इन्वेस्ट करते हो, 5 ईयर से ज्यादा टर्म डिपॉजिट हो गया शेड्यूल्ड बैंक के साथ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, 5 ईयर 10 ईयर 50 ईयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हो गया, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यानी ईएलएसएस में, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पर भी आपको डिडक्शन एटीसी में मिल जाता है। नेशनल हाउसिंग बैंक सेविंग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हो, नाबार्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हो या यूलिप प्लान्स में आप इन्वेस्ट करते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर एनपीएस के टायर 2 अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर नॉट लेस देन 3 इयर्स, तो एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 इसका भी उनको डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट टायर 2 अकाउंट, एक होता है टायर 1 एक होता है टायर 2, तो टायर 2 अकाउंट का कंट्रीब्यूशन अगर अपने कर रहे हैं फॉर अ फिक्स पीरियड नॉट लेस देन 3 इयर्स, ये भी आप अपने एम्प्लॉय अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन आपको खुद से घर पर करना है। नेक्स्ट है 80CCC बात करता है कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, ये हो गया एलआईसी की पेंशन फंड। कोई भी इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा अगर वो एलआईसी की पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम 1,50,000। जो भी वो एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी ऑफ और एनी अदर इंश्योरर जो कि पेंशन रिसीव कर रहा है फ्रॉम द फंड सेटअप अंडर एलआईसी, तो सेटअप बाय एलआईसी, तो इसका डिडक्शन उसको 80CCC में मिल जाएगा सर। वैसे ही पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का एनपीएस जिसको अपने बोलते हैं, इसका डिडक्शन हमें 80CCD में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, 80CCD सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1B, सबसेक्शन 2, 3 सबसेक्शंस में 80CCD डिवाइडेड है। किससे डिडक्शन मिलता है? कोई भी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर या कोई भी अदर इंडिविजुअल एसएससी, इसको भी डिडक्शन मिलता है, कोई भी इंडिविजुअल को इसका डिडक्शन मिलता है। इसमें 3 तरह की चीज डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया 80CCD 1, 80CCD 1B, 80CCD 2। 80CCD 1 बोलता है आप अपना खुद कंट्रीब्यूशन करो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो अप टू 10% ऑफ सैलरी और कंट्रीब्यूशन मेड विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80CCD 1 में, ठीक है। 80CCD 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वही एम्प्लॉयर भी अगर कंट्रीब्यूट करता है तो सबसे पहले इट विल बी ट्रीटेड एज योर सैलरी इनकम और फिर उसके बाद आप 80CCD 2 में इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अप टू अगेन 10% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर सरकार अगर कंट्रीब्यूट करे तो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 14% का डिडक्शन मिल जाएगा। नॉर्मल एम्प्लॉय को 10% का डिडक्शन मिलेगा 80CCD 2 में। सर वही अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं सैलरी क्लास नहीं हूं, एम्प्लॉय हूं, तो फिर 10% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिलेगा। बट मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो 20% ऑफ जीटीआई, बिकॉज आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका सैलरी इनकम नहीं, आपका जीटीआई, तो जीटीआई का 20% तक आपको डिडक्शन मिल सकता है सर।
नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट 80 1B। 1B क्या है? एडिशनल डिडक्शन टुवर्ड्स एनपीएस मैक्सिमम 50,000। नोटिफाइड पेंशन स्कीम इज अटल पेंशन योजना, 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। अब ये तीन सबसेक्शंस अलग अलग क्यों पढ़ाया गया सर? 80 सबसेक्शन 1 प्लस 80C प्लस 80CCC प्लस 80 सबसेक्शन 1, ये तीनों मिलाकर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अप टू 1,50,000 एज पर सेक्शन 80CC। मतलब सर इसका मतलब कि ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये ओवर एंड अबव लिमिट ऑफ 1.5 लाख का डिडक्शन है, और ये 80CCD 1B जो है ये ओवर एंड अबव 1.5 लाख का डिडक्शन है। मतलब 1,50,000 का जो लिमिट है वो केवल 80CCD 1 के लिए, 80CCD 2 के लिए नहीं, 80CCD 1B के लिए नहीं है। क्या 80CCD 2 तो आप सैलरी में ऐड कर देते हो, फिर बाद में डिडक्शन क्लेम कर लेते हो। 80CCD 1B आपका जो कंट्रीब्यूशन है एडिशनल है, मतलब 1.5 लाख के अब ओवर एंड अबव 50,000 आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा एनपीएस में, ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन अच्छा मिलता है एनपीएस में, इसलिए काफी लोग एनपीएस में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण उनको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है सर, ठीक है। तो 80CCD 1 जो है इट इज सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है। 80CCD 1 जो ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख है। 80CCD 1B एंड 80CCD 2 इज इन एडिशन टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख, याद रखना है सर। यहीं पे आपको पार्शियल विड्रॉल और कंप्लीट विड्रॉल का भी पढ़ाया गया था कि अगर 10-12 में अगर एनपीएस से विड्रॉ कर रहे हैं एज अ क्लोजर और ऑप्ट आउट ऑफ द पेंशन स्कीम, तो 60% अमाउंट जो आपको मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट, और 40% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हो फ्रॉम योर पेंशन स्कीम तो अप टू 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, कंट्रीब्यूशन जितना किया उसका 25% मैक्सिमम उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा सर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सबसे पहले सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा, और सब्सिक्वेंटली आपको 80CCD 2 में इसका डिडक्शन मिलेगा। 80CC रेस्ट्रिक्ट करता है डिडक्शन अंडर 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1 टू मैक्सिमम 1,50,000, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सब कुछ चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट गो एंड रीड इट, आपको समझ में आ जाएगा सर, इलस्ट्रेशन के साथ। सर इससे बेटर आपको मिलने वाला नहीं है, फ्री में पूरा कलर्ड पीडीएफ नोट्स, पता है फ्री में पूरा कलर्ड पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा सर? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप बोलते हैं अपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो तो सर आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80D में मिलेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर 80D का डिडक्शन है, किसको मिलेगा? केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। क्या चीज में मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो अदर देन कैश पेमेंट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर जो कैश में दे सकते हैं, और कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। परमिसिबल डिडक्शन कितना है सर? सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, अगर आप में से कोई भी रेसिडेंट है, मतलब कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। इंडिविजुअल स्पाउस और उसके चिल्ड्रन, और आपके पेरेंट्स के लिए चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो, उनके लिए भी आपको 25,000 डिडक्शन मिलेगा। मतलब 25 प्लस 25 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन आपको 80D में मिल सकता है। एचयूएफ अगर फैमिली मेंबर के लिए कर रहा है उसको भी 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर फैमिली मेंबर में से चाहे आप, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन में से कोई भी अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 और मोर और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट हो जाएगा 50,000। सिमिलरली आपके पेरेंट्स में भी, आपके मदर फादर में से कोई भी अगर 60 ईयर्स और मोर है और इंडिया का रेसिडेंट है तो उनके लिए भी आपको 50,000 का लिमिट मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर जो अपनी कैश में इनकर करते हैं, इसका मैक्सिमम लिमिट है सर 5,000। 5,000 का जो डिडक्शन है ऐसा नहीं है कि 25 प्लस 5 या 50 प्लस 5, ऐसा नहीं है। ओवरऑल लिमिट जो है इसी के अंदर में आपको डिडक्शन मिलेगा। 5,000 का जो डिडक्शन है इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनका मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उसका भी डिडक्शन आपको सब्जेक्ट टू दिस लिमिट ऑफ 50,000 आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा सर। याद रखेंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर जिनका भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ है उसका डिडक्शन मिलेगा सेम सब्जेक्ट टू 50,000। मतलब ऐसा नहीं कि 50 और है, 25 तो है ही, और अगर इसमें से कोई भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 25 का हो जाएगा 50। दो फैमिलीज है, याद रखिएगा, आपका फैमिली अलग है, पेरेंट्स का फैमिली अलग है, ठीक है सर। अगर मान लीजिए लमसम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसमें 1 साल से ज्यादा का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर लमसम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसमें हम 1 साल से ज्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आपको यहां पर प्रोरेटा बेसिस पे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया सर? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया कितना पीरियड में आपका पॉलिसी कवर्ड है, मतलब जिस साल आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे किया टिल द एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ योर पॉलिसी, ये हो गया आपका रेलिवेंट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। आपको प्रो रेटा बेसिस में टोटल प्रीमियम को डिवाइड करना पड़ेगा और प्रो रेटा बेसिस में डिडक्शन लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर इन विच लमसम पेमेंट इज मेड एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स ड्यूरिंग विच इंश्योरेंस वुड बी इन्फोर्स, मतलब जिस साल से आपने पॉलिसी प्रीमियम पे किया टिल द
जब तक वो फोर्स में तब तक आपका वो प्रोरेटा बेसिस पे आपको डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल सर। 80D एग्जाम में एकदम क्लियरली आता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। फिर है 80DD जिसको अपने बोलते हैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और जो डिसेबल्ड है 80DD में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट खर्चा जो है उसको डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80DD में। 80DD में दो तरह का चीज होता है, कभी भी वेरिएबल खर्चा डिडक्शन नहीं मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट जो आपका क्लेम है उसी का आपको डिडक्शन मिलता है 80DD में। अगर नॉर्मल डिसेबल्ड पर्सन है जिसके लिए आप एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं तो उसका 75,000 डिडक्शन मिल जाएगा। सीवियरली डिसेबल्ड है तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा फ्लैट 1,25,000। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, ध्यान रखेंगे डिपेंडेंट डिसेबल्ड के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, फिक्स्ड डिडक्शन है, एक्चुअल खर्चा रिलेवेंट नहीं, फिक्स्ड डिडक्शन है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है वो अगर खर्चा कर रहा है तो फ्लैट डिडक्शन 75,000 का मिलेगा। सीवियरली डिसेबल्ड है यानी 80% और मोर डिसेबल्ड है तो 1,25,000 मिल जाएगा। सर जनरली आप मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट नर्सिंग होम में, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन में या फिर LIC में भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर डिसेबल्ड डिपेंडेंट, 80DD में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, पढ़ लीजिएगा। डिपेंडेंट मतलब क्या, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, और एचयूएफ के लिए जो भी मेंबर एचयूएफ का है जो कि ऊपर उसके ऊपर डिपेंडेंट है मेनली और सच इंडिविजुअल फॉर सपोर्ट, उसका भी डिडक्शन उसे मिल जाएगा सर। एक्चुअल खर्चा रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है 80DD डिपेंडेंट दुखी बीमार, ठीक है, बीमार है मतलब बीमारी है सर, डिपेंडेंट डिसेबल्ड तो ही और उसके साथ बीमार भी है तो सर 80DD में डिडक्शन मिलेगा। अगेन मैं एक इंडिया का रेसिडेंट हूँ, रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ या एचयूएफ हूँ, तो जितना मैं एक्चुअल खर्चा किया हूँ मैक्स टू मैक्स 40,000 का मुझे डिडक्शन मिलेगा। और अगर जिसके लिए मैं खर्चा कर रहा हूँ वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो मुझे 1 लाख का डिडक्शन मिल सकता है सब्जेक्ट टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अ डिपेंडेंट, इसका डिडक्शन आपको मैक्स टू मैक्स 40,000 और 1 लाख मिल जाएगा। अगर डिपेंडेंट है तो आप समझ गए, इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट का हो गया उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स और उसके स्पाउस या चिल्ड्रन, ये उसके डिपेंडेंट हो गए सर। ठीक है, तो इनके ऊपर अगर वो खर्चा कर रहा है तो 40,000 नॉर्मल के लिए, 1 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, ये चीज आप प्लीज देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिडक्शन केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। जितने भी बीमारी वाले सेक्शंस है इंडिया में वो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगा सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80DD। फिर 80UB है, उसको अपने बाद में करेंगे, है इसी से कनेक्टेड। अब आता है इंटरेस्ट का सेक्शन। 80E से स्टार्ट होता है इंटरेस्ट, ई फॉर एजुकेशन। अगर एजुकेशन लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन के लिए अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो 8 ईयर्स तक आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड अप टू 8 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, तो सर जो भी इंडिविजुअल हायर एजुकेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11 12 नहीं उसके बाद के जो हायर कोर्सेज है, डिग्रीज है, उनके लिए अगर वो एजुकेशन लोन ले रहा है सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड अप टू 8 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, उसका डिडक्शन उनको मिल जाएगा। लोन का कंडीशन है कुछ, लोन कहां से लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। लोन शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन या तो एसएससी के लिए, या तो उसके रिलेटिव्स के लिए, या तो स्टूडेंट्स जिनके वो लीगल गार्जियन है उनके लिए। क्लास 11 एंड 12 का एग्जामिनेशन के बाद वाली जो पढ़ाई होती है वही डायरेक्शन क्वालिफाई होगा। लोन कैन बी टेकन फॉर स्टडी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कोर्स में फुल टाइम और पार्ट टाइम, ये जरूरी नहीं है, कहीं पे भी आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन लेकर पढ़ रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको 80 में हम दे देंगे सर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80E इज फॉर एजुकेशन लोन, एक्चुअल इंटरेस्ट अप टू 8 ईयर्स। नेक्स्ट कम्स एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये 80EE है। ये सेक्शन का भी कोई रेलिवेंस नहीं है क्योंकि सर आपको कंडीशन देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है लोन सैंक्शन शुड बी देयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17। तो सेक्शन 80EE क्या बोलता है कि अगर हम एक एलिजिबल एसएससी कौन है, हम इंडिया के रेसिडेंट है, हम एचयूएफ है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है, हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, और मैक्स टू मैक्स 50,000। ध्यान से सुनो, मैक्स टू मैक्स 50,000। 80EE मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 24B में भी तो हमें एचपी में 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, मिलता है, और ये भी मिलता है, दोनों मिलता है। यस, 24B में भी मिलेगा और 80EE में भी मिलेगा। ऑब्वियसली आप सबसे पहले 24B क्लेम करोगे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने पे किया है तो आप 80EE में क्लेम करोगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ 80EE। 80EE का कंडीशंस क्या है, एज यू नो, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ई मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रहे हो उसके ऊपर डिडक्शन आपको मिलेगा 80EE में। लोन शुड बी सैंक्शन्ड इन द प्रीवियस ईयर 16-17। बैंक से लोन लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ेगा, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेना पड़ेगा जो हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करता है। लोन सैंक्शन शुड नॉट एक्सीड 35 लाख, और वैल्यू ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, और एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ द लोन। जिस दिन आपको लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन एसएससी और कोई हाउस प्रॉपर्टी ओन करके नहीं रखा है। अगर और कोई
हाउस प्रॉपर्टी वो ओन करके रखेगा तो 80 में मतलब सर यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन करते हैं उनको डिडक्शन नहीं दे रहा, जो प्रॉपर्टी ओन नहीं करते वो अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करने जा रहे हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओन करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको डिडक्शन देगा 80 में, याद रखेंगे सर, ठीक है सर। इसी से मिलता जुलता सेक्शन जैसे आप समझ गए होंगे कि लोन शुड बी सैंक्शनड इन द प्रीवियस ईयर 16-17, ये जरूरी नहीं है सर। लोन बाद में जो सैंक्शन होगा क्या उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा, ये मिलेगा 80 में। इसलिए सर 80 में उनको डिडक्शन नहीं मिलता जो 80 में क्लेम कर रहे हैं। तो 80 में अगर मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं तो मुझे 80 में मिलेगा, अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल टू टेक लोन है, आई मीन नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन है अंडर 80, उनको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा ऑन द लोन विच दे टेक फॉर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000, मतलब 80 में 50,000 था, 80 में 1,50,000 है। एंड ओवर एंड अबव डिडक्शन ऑफ 24 भी ऑन द लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां पर भी कंडीशंस क्या है? लोन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2021। अभी इसको 22 कर दिया गया है, मतलब जो बच्चे नेक्स्ट टर्म यानी मई 22 ऑनवर्ड्स एग्जाम देंगे तो एक साल से बढ़ा दिया गया, एनीवेज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। जो लोन सैंक्शन किया गया है इस पीरियड में क्या है? 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 21। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। सर ऐसा कोई कंडीशन 24B में नहीं है, तो सर कॉमन डिडक्शन दोनों में तब मिलेगा जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोन सैंक्शन का कोई अमाउंट एज सच कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एसएससी शुड नॉट ओन एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। ये जैसा कंडीशन आपको 80 में पढ़ाया गया था वैसे 80 में भी है। वैसे ही सर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं 80 में आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपको इंडिविजुअल हो जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ द लोन टेकन बाय हिम फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स 1,50,000 पे on the loan taken for electric vehicle from any financial institution if loan has been sanctioned during the period from 1st April 19 to 31st March 23। 5 साल के पीरियड में आप कभी भी इसका लोन सैंक्शन हो गया आपको परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। सर ये सब इलस्ट्रेशंस के साथ इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन है, आपको साथ में दिया गया ताकि आप जब घर पे रिवाइज करो आपके लिए ईजी हो जाए सर, ठीक है। ये पूरा डिडक्शन है। नेक्स्ट आता है सर, सीरीज खत्म हो गया इंटरेस्ट का, अब आता है डोनेशंस का। एटीजी इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एक बार में समझ में आना चाहिए सर। इसमें 4 तरह का कैटेगरी आपको याद रखना है। एक होता है सीलिंग लिमिट विद, एक होता है डिडक्शन विदाउट सीलिंग लिमिट, एक होता है डिडक्शन विद सीलिंग लिमिट। विदाउट सीलिंग लिमिट में कोई लिमिट नहीं है, विद सीलिंग लिमिट में लिमिट है। हर एक लिमिट विदाउट सीलिंग लिमिट हो या विद सीलिंग लिमिट हो, 2 तरह का रेट होता है, 100%, 50%, 100%, 50%। तो विदाउट सीलिंग लिमिट में भी 150 है, विद सीलिंग लिमिट में 150 है। अब आपको 4 कैटेगरी का फंड याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में कोई भी फंड दे देगा, आपको याद सबसे पहले ट्रेस करना पड़ेगा कि 100% विदाउट सीलिंग में कि विद सीलिंग में, 50% विदाउट सीलिंग में कि विद सीलिंग में। तो सबसे पहले ये समझते हैं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाले जो 100% आग बंद करके इसमें 100% डिडक्शन देगो, सबसे ज्यादा ईजी होता है ये वाला एटीजी। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम केयर्स फंड जो अभी कोविड पैंडेमिक के कारण आया था, पीएम केयर्स फंड, ये सारे फंड्स इस सेक्शन में नोटिफाइड जहां पे 100% डिडक्शन आपको विदाउट एनी लिमिट मिलेगा, स्ट्रेट अवे 100% मिलेगा। फिर सर हो सकता है कि विदाउट एनी लिमिट आपको 50% भी मिले, वो सारे गांधी नेहरू फैमिली वाले फंड है। प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। वैसे 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू मतलब विद एनी क्वालिफाइंग लिमिट है। अगर क्वालिफाइंग लिमिट है, यानी क्वालिफाइंग लिमिट क्या है सर? क्वालिफाइंग लिमिट इस केस में माना जाएगा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एंड व्हाट इज एडजस्टेड जीटीआई? जीटीआई में से जो भी डिडक्शंस है जो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो अदर देन एटीजी, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। जीटीआई में से उसको मिलेगा एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% हो गया आपका सीलिंग लिमिट। उससे ज्यादा आपको एटीजी का डोनेशन नहीं मिल सकता है वेयर देयर इज अ सीलिंग लिमिट। जहां सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जैसे ऊपर 2 केसेस में, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल है, जैसे आप गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हो फॉर, और लोकल अथॉरिटी को दे फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वहां पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, बट वहां पे सीलिंग लिमिट है। तो वहां पे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई जो मेरा आएगा वो मेरा सीलिंग लिमिट है, उसको हम कंपेयर करेगा एक्चुअल डोनेशन से, दोनों का जो भी लोअर होगा उसके ऊपर हम 100% अप्लाई करेगा सर। वैसे 50% होता है, 50% में क्या है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को डोनेशन जरूर दे रहे हैं बट नॉट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, गुरुद्वारा, मॉस्क, टेंपल, चर्च, रिलीजियस प्लेसेस में अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो वहां पे आपको 50% डिडक्शन मिलेगा और वहां पे सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल
है सर, सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल है। तो सर एटीजी कैसे निकालोगे? हमेशा सबसे पहले एडजस्टेड जीटीआई निकाल लोगे, उसका 10% निकाल लोगे, एक्चुअल डोनेशन को सीलिंग लिमिट से अप्लाई कर देंगे, दोनों का जो भी लोअर होगा वो होगा मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। अब इसमें आपको काफ़ी बार हो सकता है कि एक ही सम में ना आपके लिए कैटेगरी सी और डी दोनों आ जाएगा। मतलब सर जिस डोनेशंस में सीलिंग लिमिट है 100% वाला भी आ जाएगा, 50% वाला भी आ जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीलिंग लिमिट हम किसके ऊपर पहले एलोकेट करेंगे, 100% वाला में करेंगे कि 50% वाला में करेंगे? वो सीलिंग लिमिट एक ही है, ऑब्वियसली अब 100% वाला में करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचता है फिर आप 50% वाला में एलोकेट करेंगे। तो लिखा था सेट डिडक्शन इज एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द डोनेशन जो 100% डिडक्शन क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, और बैलेंस 50% के साथ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब में ट्विस्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा सब मैंने एग्जाम में आपका क्लासेस में भी कराया सर। जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो अदर देन कैश, उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। कैश डोनेशंस मैक्सिमम 2000 में अलाउड है, उससे ज्यादा कैश डोनेशंस अलाउड नहीं है। काइंड वाला डोनेशंस अलाउड ही नहीं है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालोगे? जीटीआई में से जो भी स्पेशल इनकम है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन, 111A वाला, 112A वाला, और 80C2 80U में जितना भी डिडक्शंस अदर देन 80G आप क्लेम कर चुके हो उसका डिडक्शंस आपको माइनस करना है फ्रॉम जीटीआई टू अराइव एट एडजस्टेड जीटीआई। गाइस इट्स अ रैपिड रिवीजन, नाम से लग रहा है रैपिड रिवीजन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी जाके आप ये वीडियो देख के अपना सारा रिकॉल कर सकते हो, वरना रिकॉल करना मुश्किल है सर। इलस्ट्रेशन आपके घर के लिए दिया है, आप घर पे इसको देख लेना, ठीक है, घर पे दिया है। रेंट पेड 80GG घर घर, 80GG घर घर, जो इंडिविजुअल को एचआरए नहीं मिलता, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता या फिर आरएफए नहीं मिलता, तो उनको इसका डिडक्शन 80GG का मिल जाता है घर घर। जनरली जो एम्प्लॉयड नहीं होते उनको इसका डिडक्शन मिलता है। सर कब डिडक्शन मिलता है? जब वो रेंट पे करते हैं, जब वो रेंट पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो कितना डिडक्शन मिलता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, सेम जो आपको पहले पढ़ाया गया था। जीटीआई में से आप स्पेशल इनकम जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन माइनस कर देंगे, और वो सारे डिडक्शंस अदर सेक्शन में क्लेम कर रहे हो एक्सेप्ट दिस सेक्शन 80GG, मतलब 80G का डोनेशन भी आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप 80GG वाला माइनस करोगे, ठीक है, तब आप 80GG का निकालोगे जीटीआई कंप्यूटेशन के लिए। 5000 पर मंथ से ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लोएस्ट विल बी 80GG। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगा आपको समझा दिया गया है। किसको इसका डिडक्शन मिलेगा? जो रिसीव नहीं कर रहा है एचआरए का एग्जेम्पशन 1030 ने, जिसको क्या बोलते हैं, आरएफए का वैल्यूएशन नहीं कैलकुलेट, आरएफए का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। रेंटेड हाउस शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर हिज ओन पर्पस, फॉर हिज ओन पर्पस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एसएससी है, या ठीक है, जो भी उसका स्पाउस है, उसका माइनर चाइल्ड है, एचओएफ है, जिसका वो मेंबर है, उनका कोई भी तरह का रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ओन्ड नहीं होना चाहिए एट द प्लेस वेयर द ऑर्डिनरी द एसएससी ऑर्डिनरी रिसाइड्स एट द प्लेस वेर ही वर्क्स। बेसिकली जहां पे वो प्लेस ऑफ वर्क है उसका, वहां पे अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहा है तो वहां पे उसका कोई भी तरीके का खुद का एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वो 80GG क्लेम कर रहा है उस जगह पर जहां पर उसका खुद का अगर ओन्ड प्रॉपर्टी है उसके या उसके फैमिली मेंबर्स का, तो सर उसको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एसएससी का कोई और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ वर्क, फिर वो जो, जैसे मान लीजिए मैं कलकत्ता में रहता हूं, मैं बैंगलोर जा रहा हूं, तो बैंगलोर में मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी बैंगलोर में मैं 80GG क्लेम कर रहा हूं, बट मेरा कलकत्ता में खुद के नाम से सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैं कलकत्ता वाला प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं क्लेम कर सकता। अगर मैं 80GG ले रहा हूं, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मेरा कलकत्ता वाले घर को नहीं ले सकता। इन शॉर्ट, प्लेस ऑफ वर्क में तो आपका खुद का नहीं होना चाहिए, लेकिन अदर देन प्लेस ऑफ वर्क में अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी हो और आप 80GG क्लेम कर रहे हो ऑफ योर रेंटेड प्रॉपर्टी, तो जो ओन्ड प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं ट्रीट किया जा सकता अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2, जिसका आप एनुअल वैल्यू 0 लेते हो, जिसका आप एनुअल वैल्यू 0 लेते हो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट नहीं कर सकते सर। सर एक बार इसको देख लेना, 80GG डायरेक्ट आता है एग्जाम में, रेंट पेड माइनस 25% ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, या 5000 पर मंथ विच एवर इज लोअर सर, ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट, ये 80GG है, ये सेक्शन नंबर 35 ऑफ पीजीबीपी वाले सेक्शन से पूरा मिलता जुलता है। पीजीबीपी में सेक्शन 35 सीरीज में आपको डिडक्शन तब मिलता है जब आप खुद साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करते हो या खुद साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस इन हाउस करते हो और आपका पीजीबीपी इनकम है, तो आपको सेक्शन 35 का डिडक्शन मिलता है। लेकिन मान लीजिए आपका पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो फिर आप सेक्शन 35 का डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे? तब आपको 80GGA का डिडक्शन मिलेगा। जो भी एसएससी जिसका कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है, वो डोनेशन कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। सम शुड नॉट बी पेड अदर देन, सम शुड बी पेड अदर देन कैश, इट शुड नॉट बी पेड इन कैश।
डोनेशंस मैक्सिमम 2000 का डिडक्शंस कैश में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते हैं। क्या क्या पेमेंट पे डिडक्शन मिलेगा, जो सेक्शन 35 में आपको पढ़ाया गया है। रूरल डेवलपमेंट फंड हो गया, अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड हो गया, कोई रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी फॉर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च नॉलेज, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट हो गया, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया जो अप्रूव्ड है बाय नेशनल कमिटी, या नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड हो गया। तो ये सब का डिडक्शन आपको 80 GGA में मिल जाते हैं सर। नेक्स्ट है 80 GGB और 80 GGC। इट इज पॉलिटिकल डोनेशंस। पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशंस एक कोई भी इंडियन कंपनी कर रही है तो उसको 80 GG में डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये जो होना चाहिए अदर देन कैश होना चाहिए, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कोई भी सम कंट्रीब्यूट किए किसी प्रीवियस ईयर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इंडियन कंपनी दे रहा है तो 80 GGB में मिलेगा। अदर देन कोई इंडियन कंपनी दे रहा है एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन जो कि फंडेड है बाय गवर्नमेंट, उनको छोड़ के, इंडियन कंपनी को छोड़ के कोई अदर पर्सन डोनेशन देना चाह रहा है पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो 80 GGC का डिडक्शन उनको भी मिल जाएगा। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है 37(2)B में आपको PGBP में पढ़ाया गया था कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सोवेनियर विच इज पब्लिश्ड बाय फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज नॉट ट्रीटेड टू बी अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। उसका डिडक्शन आपको 80 GGB में और 80 GGC में मिल जाता है सर। वो आप पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन मान सकते हो और उसका डिडक्शन आप चैप्टर 6 में क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट कंपनीज पॉलिटिकल डोनेशंस का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता सर। नेक्स्ट है इनकम बेस्ड डिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट 80 TTA, इंटरेस्ट जो कि आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कमाते हो। तो बैंकिंग कंपनी में आपका कोई अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में आपका कोई अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक में आपका कोई अकाउंट है, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट्स पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता, और सीनियर सिटीजन्स जो इंडिया के रेसिडेंट है उनको इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलता। मैक्सिमम लिमिट कितना है 10,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। याद रखेंगे पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उसमें सेक्शन 10 में आपको 3500 तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है, और जॉइंट अकाउंट में 3500 तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है। अगर पोस्ट ऑफिस है तो, अगर सेविंग्स है तो खाली 10,000 मिलेगा TTA में, पोस्ट ऑफिस है तो TTA में 10,000 मिलेगा, लेकिन TTA में 10,000 मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में सेक्शन 10 में भी आपको 3500 तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है सर इस सेक्शन में, क्योंकि टाइम डिपॉजिट पे डिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट शुड बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फिर आप इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम करते हो 80 TTA में, और डिडक्शंस आपको GTI में लेना पड़ता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, इंडिया के रेसिडेंट है, वो TTA में क्लेम नहीं करते, वो TTB में क्लेम करते हैं। तो सर वहां पे जो इंडिया के रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उनका डिपॉजिट, इनका इंटरेस्ट अप टू 50,000 का उनको डिडक्शन मिलता है, मतलब 10 हो गया 50 फॉर सीनियर सिटीजन जो इंडिया के रेसिडेंट है। यहाँ पर टाइम डिपॉजिट भी कवर्ड है, सेविंग डिपॉजिट भी कवर्ड है, सब कवर्ड है। मतलब यहाँ पे FD के ऊपर भी जो इंटरेस्ट आता है TTB में सीनियर सिटीजन को इसका डिडक्शन मिल सकता है। बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, इन सब पे जो इंटरेस्ट आता है 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है 80 QQB, 80 RRB। 80 RRB बात करता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स जो आप अपने नाम पे रजिस्टर करा रहे हो, इंडिया में ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो, उससे आपको रॉयल्टी इनकम मिल रहा है। इंडिया के आप रेसिडेंट हो, पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है आपका पेटेंट, तो रॉयल्टी इनकम जो कमाया मैक्सिमम 3 लाख नेट रॉयल्टी इनकम, और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री से कमा रहे हो तो रॉयल्टी इनकम आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिसीव करना पड़ेगा, तब जाके आपको 80 RRB का डिडक्शन इस साल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वैसे QQB है क्वालिटी बुक्स। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट ऑथर हो, इंडिविजुअल हो, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स कमा रहे हो, तो आपको वो रॉयल्टी इनकम पे डिडक्शन मिल जाएगा 80 QQB में। जितना रॉयल्टी इनकम नेट कमाया और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन याद रखेंगे टेक्स्ट बुक, स्कूल्स, गाइड्स, कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सब डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। जो बुक होगा ये एक वर्क होना चाहिए ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर का। रॉयल्टी इनकम मतलब नेट रॉयल्टी एक्सपेंस आपको देखना पड़ेगा, नेट रॉयल्टी इनकम देखना पड़ेगा आफ्टर एट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, जब बुक्स का आता है तो अगर रेट परसेंटेज में अगर आपको रॉयल्टी मिल रहा है तो डिडक्शन पर्पस के लिए जब आप रॉयल्टी इनकम निकाल रहे हो तो 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड से ज्यादा आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड से ज्यादा आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। हाउएवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द रॉयल्टी इज रिसीवेबल इन लमसम इन ल्यू ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द ऑथर इन द बुक। समझ गए? मतलब सर अगर लमसम में मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लमसम में मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लमसम में नहीं मिल रहा है, परसेंटेज में मिल रहा है, तो 15%, सर मान लो आपको रॉयल्टी 18% मिल रहा है, बट आप 18% कंसिडर नहीं करोगे फॉर पर्पस ऑफ डिडक्शन, आप 15% कंसिडर करोगे। तो 15% आप कंसिडर करोगे फॉर द ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जनरली स्टूडेंट्स इसमें गलती करके आते हैं, तो आपको गलती करना नहीं है सर, ठीक है। तो 15% आपको कंसिडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड फॉर कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB रॉयल्टी इनकम फॉर रेसिडेंट ऑथर्स, ठीक है सर। नेक्स्ट है 80 JJAA, बहुत बड़ा सेक्शन है।
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ATJJAA का डायरेक्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। जो भी पर्सन का टैक्स ऑडिट के लिए लायबल अंडर सेक्शन 44A यानी जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा इन केस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा है, और अगर ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन रिसीट मैक्स टू 95% से ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं तो वो टर्नओवर लिमिट हो जाता है 5 करोड़ का। ठीक है, तो एलिजिबल पर्सन कौन है जिसको ATJJAA का डिडक्शन मिलेगा, जिसका टैक्स ऑडिट का लायबल है, उन्हीं को मिलेगा। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा। एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा, उसका आपको 3 साल तक डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। कंडीशंस क्या है सर? कि जो बिजनेस फॉर्म हुआ है दैट शुड नॉट बी फ्राउंड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिजनेस कोई एक्वायर्ड नहीं होना चाहिए बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम अनदर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, और आपको अकाउंटेंट का एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है ड्यू डेट के पहले, जो टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट है उसके पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट पेड टू एडिशनल एम्प्लॉय। अब एडिशनल एम्प्लॉय कौन होता है? जो एम्प्लॉय साल में एम्प्लॉयड है और जिसका जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, और एम्प्लॉयमेंट के कारण उसका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द लास्ट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा है। इट डज नॉट इंक्लूड, एडिशनल एम्प्लॉय में इंक्लूड नहीं होगा टोटल एमोल्यूमेंट्स जिसको 25,000 से ज़्यादा मिला है। अगर आपको टोटल एमोल्यूमेंट्स 25,000 से ज़्यादा मिला है तो आप एडिशनल एम्प्लॉय नहीं हो सर। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय हो जिसका पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार फंड करती है, गवर्नमेंट फंड करती है फॉर पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड, आप एडिशनल एम्प्लॉय नहीं हो। अगर आप 240 डेज से कम एम्प्लॉयड हो पर्टिकुलर ईयर में, जिस साल आप एडिशनल एम्प्लॉय माने जा रहे हो, तो आप एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माने जा सकते। 240 डेज से ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। और अगर आप अपैरल, लेदर, फुटवेयर इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो तो ये टाइम लिमिट रिड्यूस हो जाएगा 150 डेज में। 150 डेज से ज़्यादा अगर आप एम्प्लॉयड हो तब जाके आप एडिशनल एम्प्लॉय माने जाओगे, अगर अपैरल, लेदर, फुटवेयर इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हो। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट ईयर में अगर हम 240 डेज से कम एम्प्लॉयड हुए और नेक्स्ट ईयर में हम 240 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए तो नेक्स्ट ईयर हम एडिशनल एम्प्लॉय मान लिए जाएंगे और नेक्स्ट ईयर हमें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एवर एनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज या 150 डेज इन केस ऑफ लेदर, अपैरल, फुटवेयर इंडस्ट्री, बट वो 240 डेज या 150 डेज से ज़्यादा इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर उसको मान लेंगे कि वो नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉयड है, एडिशनल एम्प्लॉय का 30% डिडक्शन उसको मिल जाएगा सर। और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो भी वो एडिशनल एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल नहीं है सर। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या? जो टोटल एमोल्यूमेंट्स एडिशनल एम्प्लॉय को मिलता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वहाँ पे वो हो जाता है उसका एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो प्रीवियस ईयर का आप चेक करोगे एडिशनल एम्प्लॉय, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नील कब माना जाएगा? जब उसका प्रीवियस ईयर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और करंट ईयर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन द लास्ट डे दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द टोटल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। एमोल्यूमेंट जो आप पे कर रहे हो वो आप कैश में नहीं पे, वो आप कैश में मतलब आप अकाउंट पे ही चेक या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड याद है RTGS, IMPS, NEFT, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे करो तो ही मिलेगा। अदर देन दिस प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पर कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू बिजनेस अगर आपका है तो सर जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है वो आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। एवरी कॉस्ट विल बी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर है आपका, पिछले साल में आपका कोई कॉस्ट नहीं था, जो भी फर्स्ट ईयर है वो आपका कॉस्ट होने वाला है सर। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन और सोल्यूशन है। आप प्लीज एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको इसका भी समझ में आ जाएगा। 80U आता है। 80U इज वेरी मच लिंक टू 80DD। 80DD क्या होता है? आप अपने डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए फिक्स डिडक्शन क्लेम करते हो। 80U में आप खुद के लिए फिक्स डिडक्शन क्लेम करते हो। आप एक इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, आप डिसेबल्ड हो, आप खुद के लिए एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो, आपको फ्लैट डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। सीवियरली डिसेबल्ड हो तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 80U इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कुछ आए थे फाइनेंस एक्ट 20 में, जो कि मैं अलग से आपको बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जैसे 80EA में जो पीरियड था ना 1 अप्रैल 19 से लेकर जो 31 मार्च पहले 20 था उसको काट के 21 कर दिया गया, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया। वरना सर ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 20 प्रीवियस ईयर 2021 में फिर एप्लीकेबल नहीं हो पाता, समझ गए ना? इसलिए 31 मार्च 21 तक इसको क्लेम करने के लिए डिडक्शन दे दिया गया सर। 80G में PM केयर्स फंड, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, PM केयर्स फंड कोविड पैंडेमिक के कारण जो PM केयर्स फंड था, जिसमें से आई थिंक मैनी ऑफ यू वुड हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर कोविड पैंडेमिक के कारण, तो इसको 100% फंड के लिए 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था, नोटिफाई कर दिया गया था। और डोनेशंस जो अदर फंड्स को किया जा रहा है उसको डिडक्शन 80G में मिलता था। सर ये सब रेलिवेंट नहीं है, सब कंडीशंस आपके एग्जाम में, मतलब ये मैंने खाली आपके नॉलेज के लिए दे दिया था, बट ये आपको एग्जाम पर्पस के लिए करना नहीं है, बिकॉज ये प्रोसीजरल चीज़ है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि अप्रूवल एंड ऑल कैसे मिलेगा, ये आपके एग्जाम में एकदम नहीं आएगा, इसको प्लीज़ इग्नोर कर देंगे, ये पूरा चीज़ को प्लीज़ आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है,
प्लीज़ इसको इग्नोर कर देंगे। बस इतना याद रखेंगे, जो 80 जीजीए में जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया गया था कि 80 जीजीए में भी पहले क्या था ना, 10,000 का कैश डिडक्शन का लिमिट था कि आप 10,000 तक कैश डोनेशंस दे सकते हो फॉर क्लेमिंग 80 जीजीए। उसको काट के इन्होंने 2,000 कर दिया था, 2,000 कर दिया फाइनेंस एक्ट 20 में। जो पहले 10,000 था उसको 2,000 कर दिया कि 2,000 से ज़्यादा आप कैश पेमेंट कर सकते हो। अगर कैश पेमेंट किए तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सिंपल था सर, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके फिर 80 आईएसी सर, ये सब स्टार्टअप्स का डिडक्शन है, ठीक है, स्टार्टअप्स का डिडक्शन है। 80 आईएसी में स्टार्टअप का डिडक्शन है। स्टार्टअप्स को कैसे क्वालिफाई किया जाएगा सर? डिडक्शन उसको सबसे पहले 3 साल के लिए मिलेगा फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द ईयर इन विच स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड। पहले 7 साल था, उसको 10 साल कर दिया कि 10 साल के गैप में कोई भी 3 साल कंजिक्यूटिव वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पहले टर्नओवर लिमिट स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ था, अभी कर दिया कि उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द ईयर इन विच द डिडक्शन इज क्लेम्ड सर। इससे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये ही है काफ़ी। 80M एक नया सेक्शन है जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल हुआ था। जैसे आपको पता है फाइनेंस एक्ट 20 ने डिविडेंड टैक्सेशन लगा दिया, एग्जेम्पशन हटा दिया, तो डेफिनेटली एग्जेम्पशन हटा दिया तो कुछ डिडक्शन लाना पड़ा। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मतलब डोमेस्टिक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को डिविडेंड बांट रही है और उस डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल भी रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड बांट रही है, तो डिविडेंड जो बांट रही है उसका डिडक्शन एक डोमेस्टिक कंपनी ले सकता है, जिसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड सेक्शन 80M का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो, आप एक आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से, आपका ग्रॉस टोटल इनकम में कोई डिविडेंड है जो आप दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से रिसीव कर रहे हो, दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो और आपको डिडक्शन मिल जाएगा जितना डिविडेंड आप रिसीव किए उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट नॉट ऑब्वियसली एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। मतलब जितना डिविडेंड आप ड्यू डेट के पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डिविडेंड का डिडक्शन आपको 80M में मिल जाएगा। ड्यू डेट मतलब आपका टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट। टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट क्या है? टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट एग्जैक्टली 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट फर्निशिंग रिटर्न है। रिटर्न आपका फर्निशिंग डेट मैं आपको बता देता हूं। कंपनीज के लिए जिसका टैक्स ऑडिट होता है या नॉर्मल कंपनी या नॉर्मल टैक्स ऑडिट एसएससीज के लिए 31 अक्टूबर, तो 1 मंथ प्रायर मतलब 30 सितंबर तक उनको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का 44AB है। तो यहीं पे इन्होंने यहाँ पे सेम चीज मेंशन किया, ड्यू डेट दैट इज 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। उसके ड्यू डेट के पहले अगर आपने डिपॉजिट कर दिया है, डिविडेंड पेमेंट कर दिया, उसका डिडक्शन आपको 80M में मिल जाएगा। लेकिन कोई डिडक्शन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलाउड इन द अदर, कोई फिर बाद बाकी इस डिविडेंड का जो डिडक्शन आप क्लेम कर लियो, इसका डिडक्शन आपको किसी भी दूसरे साल में डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। तो ये था हमारा डिडक्शंस का एक शॉर्ट समरी वीडियो। इट्स अ रैपिड रिवीजन वीडियो। द पर्पस इज जस्ट टू मेक यू इन अंडर 100% कॉन्फिडेंट कि जो सेक्शन आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है ये सब एग्जाम रेलिवेंट है, सब एग्जाम रेलिवेंट काफ़ी है। ये सारे डिडक्शंस मैंने बहुत कम टाइम में, आई थिंक 40 मिनट से कम में मैंने ट्राई किया कि पूरा डिडक्शंस का चैप्टर एक साथ आपको रिवाइज करा देगा। इस रैपिड रिवीजन है, यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, कि आप पूरा वीडियोस देखो फिर से। इसलिए रिवीजन पर्पस यही है कि सर शॉर्ट में, हो सकता है मैंने बहुत सारा टॉपिक्स मिस किया है बट वो टॉपिक्स में एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैंने मिस किया है। जो एकदम एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, वो सारा सेक्शंस मैंने आपके लिए शॉर्ट में कवर कर दिया सर। अगर आप चाहते हो बार बार आप इसको स्पीड कम करके देख सकते हो, ठीक है, जनरली स्टूडेंट स्पीड ज़्यादा बढ़ा कर देखते हैं बट इसमें आप मेरा स्पीड कम करके दे सकते हो। बट माई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर। आप डिडक्शंस के बारे में जानते हो, आपको एक शॉर्ट, एक फटाफट समरी चाहिए तो ये रिवीजन वीडियो आप फटाफट देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग तक इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। आई एम 100% श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर डिडक्शंस चैप्टर। थैंक यू सो मच। वेट फॉर मोर चैप्टर्स इन दिस प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट जितना जन तक शेयर कर सकता है करिए ताकि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। प्लेलिस्ट फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो डिडक्शंस चैप्टर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।